So today we will discuss about the next theory under the behaviorism school of the psychology, that is the operant conditioning. तो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि जो हमारा कंडीशनिंग है जिसके ऊपर हमारा बिहेवियरिज्म मेन फोकस देता है वो कंडीशनिंग टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज़ द क्लासिकल कंडीशनिंग जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लस हमने उस पार्ट में कंडीशनिंग के मतलब के बारे में भी जाना था. नाउ अंडर दिस केस हम सेकेंड पार्ट ऑफ कंडीशनिंग के बारे में जानेंगे, दैट इज़ द ओपरेंट कंडीशनिंग. अब इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है दैट इज़ ओपरेंट. ओपरेंट मतलब कि टू ऑपरेट, मतलब टू वर्क. अब यहाँ पे हम जानेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है इसके अंदर. अब इसके अंदर हमारे कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया. कॉन्सिक्वेंसेस जाने कि उनके रिजल्ट्स क्या निकले, इफ़ेक्ट्स क्या निकले, जो हमने बिहेवियर किया उनका फाइनल हमें क्या कंक्लूजन निकला वो आएगा. अब जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं. अब उन कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे ही जो इंडिविजुअल है वो अपने बिहेवियर को दोबारा दोहराएंगे. अब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कुछ भी हम अच्छा काम करेंगे, जो हमारे अडेप्टिव बिहेवियर्स होंगे, पॉजिटिव बिहेवियर्स होंगे, तो ऑब्वियस बात है कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस, उनके फाइनल जो रिजल्ट्स हैं वो भी पॉजिटिव होंगे. कुछ अच्छा काम करेंगे, टीचर से हमें प्रेज़ मिलेगी. दूसरी साइड हमारा नेगेटिव कि हमें पनिशमेंट मिलेगी, टीचर हमें स्कोल्ड करेगी कि तुमने ये गलत काम किया है, वो भी हमारा कहीं ना कहीं लर्निंग में हेल्प करेगा. तो पहले जो थॉर्नडाइक था, हमने पीछे पार्ट में हमने डिस्कस किया था, तो उसने सबसे पहले इस टाइप ऑफ लर्निंग को इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग के नाम से जाना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. फिर उसके बाद जो स्किनर था उसने इसको नाम दिया एज अ ओपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल जो है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर वर्क करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और वो जो उनके बिहेवियर हैं कि वो उसको दोहराएंगे कि नहीं दोहराएंगे वो हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द एनवायरनमेंट. उसके अंदर जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं पॉजिटिव निकले कि नेगेटिव मिले हमें, तो उस बेसिस पे जो है वो होएगा. सो इन शॉर्ट दिस इज़ बेसिकली यूज टू कंडीशन द ओपरेंट बिहेवियर्स इन द इंडिविजुअल्स. नाउ दस कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ द लर्निंग इन ऑर्डर टू obtain द रिवॉर्ड, जो हमारे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एंड टू अवॉइड द पनिशमेंट, ठीक है, जो हमारे एवर्सिव या फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं. और ये दोनों हमारी मदद करेंगे कुछ अच्छा सीखने को. सो जाहिर सी बात है कि जो हमारे रिवॉर्ड्स होंगे वो हमारे बिहेवियर को इंक्रीज़ करेंगे. हमें प्रेज़ मिल रही है तो हम उसको दोबारा कोशिश करेंगे कि हम दोबारा से करें और हमें दोबारा से वो चीज़ मिले. और दूसरी साइड क्या है कि हमारी पनिशमेंट है, हम उसको तो अवॉइड करेंगे ही. तो जब हमें पनिशमेंट मिलेगी हमारा बिहेवियर ऑब्वियस बात है कि वो डिक्रीज़ होगा. अब वो पनिशमेंट हमें तभी मिलेगी जब हम कोई बुरा काम करेंगे. नाउ जो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए हमारे स्किनर ने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. ये जो एक्सपेरिमेंट है वो थॉर्नडाइक का जो कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उससे काफ़ी मिलता जुलता है. इसमें भी उसने एक बॉक्स लिया और उसके अंदर एक लीवर था, ठीक है, जब जिसको वो मैनिपुलेट करके या प्रेस करके क्या था कि फूड ट्रे जो है अंदर आ जाती थी. अब इसके अंदर जो फूड था वो एक रिवॉर्ड की तरह कंसिडर हुआ यहाँ पे. जब वो लीवर को प्रेस करेगा तो वो फूड खुद ब खुद अंदर उसको मिल जाएगा. यहाँ पे पहले वो रिस्पॉन्स करेगा, बाद में उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है. तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो एक भूखा रैट था उसको उन्होंने बॉक्स के अंदर डाल दिया. अब रैट को पता नहीं था कि वो लीवर को प्रेस करना है तो अंदर फूड आएगा, तो उसको किसी ना किसी तरीके वो फूड चाहिए ही था. तो इसी तरह उसने कोशिश करी, वो बहुत सारी रैंडम एक्टिविटीज़ करता रहा, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि एक्सीडेंटली वो जो लीवर है उसको उसने प्रेस कर दिया, और इसी तरह जो फूड का ट्रे था वो अंदर आ गया. अब रैट को पता लग गया कि जब मैं उस लीवर को प्रेस करूँगा तो मुझे रिवॉर्ड या फिर फूड या फिर रीइंफोर्समेंट जो है वो मिल जाएगी. तो इसी तरह वो जब भी रैट को भूख लगती तो उसको प्रेस करता, फूड अंदर आ जाता. अब जो स्किनर है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पहले हमने रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्स के बाद फिर हमारे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे. उस कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे ही जो रैट है उसने अपने बिहेवियर को रिपीट किया. अब स्किनर बोलता कि बाई चांस अगर वो रैट फिर से उसको प्रेस करता और फूड जो है अब नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस वजह से हमारा जो बिहेवियर है उसका एक्सटेंशन हो सकता है.
नाउ अंडर दिस केस जो हमारा स्किनर था उसने बोला कि अगर कभी भी हमने लर्निंग करवानी है, किसी एक इंडिविजुअल को मदद करना है कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, तो सबसे पहले हमें फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर करना पड़ेगा. So which in the simplest term regarded as the application of the certain laws or the principles of the operant conditioning, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, in order to establish the better relationship between the stimuli and the response. नाउ द फंक्शनल एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर के अंदर हमने एंसीडेंट्स एज वेल एज कॉन्सिक्वेंसेस या कॉन्सिक्वेंस हमने देखने हैं यहाँ पे. एंसीडेंट्स मतलब कि कुछ ऐसे सिचुएशंस जो कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर की अकरेंस के अंदर हेल्प करेंगे और फिर वो एक इंडिविजुअल को आगे बढ़ने में मोटिवेट करेंगे. कॉन्सिक्वेंस मतलब कि कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स या फिर रीइंफोर्सर्स हम ले सकते हैं यहाँ पे, जो कि फर्दर मोटिवेट करेंगे एक इंडिविजुअल को कि तुम दोबारा से एक पर्टिकुलर बिहेवियर को रिपीट करो. ठीक है, तो इसी तरह हमारा फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर का टेक्निक किया जाता है. अब हम आगे डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स और द लॉज अंडर द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट प्रिंसिपल और द लॉ दैट इज़ द शेपिंग. अब शेपिंग मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेकर आना. ठीक है, शेपिंग अगर हम सिंपलेस्ट टर्म में देखें तो अब इधर क्या था कि एक एक्सपेरिमेंटर मदद करता था किसी ऑर्गेनिज्म की ताकि एक पर्टिकुलर फॉर्म या एक डिज़ायरेबल बिहेवियर वो प्रोड्यूस कर सके. सो इन द सिंपलेस्ट टर्म इट इज़ रिगार्डेड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर अप टू द एक्सपेरिमेंटर्स डिज़ायरेबल एंड. सो डिज़ायरेबल एंड मतलब कि जब एक जो एक्सपेरिमेंटर बिहेवियर प्रोड्यूस करवाना चाहता है वो उसने प्रोड्यूस कर दिया. एंड ये क्या है, एकदम से नहीं हो जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप मैनर में होएगा. जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी हमने गोल्स को अचीव करना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना है. अगर डायरेक्ट हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा. तो इसको उन्होंने नाम दिया दैट इज़ द सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस. एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में हमने विद द यूज़ ऑफ द पर्टिकुलर रिवॉर्ड्स और द रीइंफोर्समेंट एक ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को डिज़ायरेबल एंड तक जो हमने पहुंचाना है. नाउ द सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए हम स्किनर्स के एक्सपेरिमेंट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि उसने किया पिजन के ऊपर. सो वो चाहता था कि जो पिजन है वो एक बटन को प्रेस करे. जब वो प्रेस करेगा तो उसको फूड मिलेगा एज अ रिवॉर्ड. अब क्या था कि वो पिजन वो कोशिश ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, और स्किनर देख ही जा रहा था कि वो करे कुछ तो वो रिस्पॉन्स करे. तो उसने क्या किया, स्किनर ने सोचा कि कोई भी तरह का वो रिस्पॉन्स देगा तो मैं किसी भी तरह के बिहेवियर को जो है उसको रिवॉर्ड करूँगा, जो कि एक्चुअल बिहेवियर तो नहीं होगा, जो टारगेट बिहेवियर नहीं होगा, पर उसके क्लोज होगा. दैट इज़ रिगार्डेड एज द प्रॉक्सिमेट बिहेवियर्स विच आर द क्लोजर एंड क्लोजर टू द टारगेट बिहेवियर. तो उसने क्या किया, हर जो बिहेवियर था पिजन को उस पर उसने रिवॉर्ड देना शुरू किया. तो इसमें फिर क्या किया उसने कि जैसे पिजन था जब वो हल्का सा उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया उसको फूड मिला, फिर उसने चलना शुरू किया वहाँ पे उसको रिवॉर्ड मिला, फिर धीरे धीरे क्या है उसने अपना सिर उस बटन की तरफ बढ़ाया और वहाँ पे उसको फूड मिला, और फाइनली जब उसने अपनी बीक की मदद से उसको टैप कर दिया तब तो उसको फूड मिलना ही था. अब ये जो लास्ट वाला बिहेवियर था इट वाज द टारगेट बिहेवियर और डिज़ायरेबल बिहेवियर. तो इस तरह हमारे बिहेवियर की शेपिंग करवाई गई थ्रू द प्रोसेस ऑफ द सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन. सो दस विच इज़ बेसिकली रिगार्डेड एज द रिवॉर्डिंग ऑफ द सिंपलर स्टेप. ठीक है, दैट ऑटोमेटिकली लेड टू द नेक्स्ट हायर स्टेप एंड सो ऑन. नाउ अंडर दिस केस फॉर नोइंग विच बिहेवियर्स आर अप्रॉक्सीमेटिंग द टारगेट, कौन से ऐसे बिहेवियर्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेट हैं, दैट इज़ वो क्लोज़र हैं टू द टारगेट बिहेवियर्स. अब उसको जानने के लिए हमने जैसे हमने पहले डिस्कस करा था टेक्निक दैट इज़ द फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर हमने करना पड़ेगा ही, जो कि हमें शेपिंग में मदद करेगा. Now this analysis of the behavior will help the experimenter to identify the certain elements of the final behavior, variables जानने में मदद करेंगे ताकि
हम फाइनल बिहेवियर या टारगेट बिहेवियर्स की तरफ पहुंच सके, एज वेल एज़ कि हमारे कौन से ऐसे सबसे उसके नीचे कौन कौन से हमारे स्टेप्स हैं जिससे ऑर्गेनिज्म गुजरेगा ताकि वो फाइनल बिहेवियर तक जो है वो पहुंच सके। तो उसके लिए क्या बोला उन्होंने कि हर एक स्टेप से जब वो गुजरेगा तो एक्सपेरिमेंटर को उसके इंसिडेंट्स एज वेल एज द कॉन्सिक्वेंस उसने देखने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन हमने क्रिएट करनी है जहाँ पे टारगेट बिहेवियर जैसे बिहेवियर्स प्रोड्यूस होंगे एज वेल एज उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। दैट इज़ इन सिंपलेस्ट टर्म जो हमारे एंसीडेंट्स हैं दिस विल लीड्स टू द नेक्स्ट स्टेप एंड द कॉन्सिक्वेंस विल रीइंफोर्स इट। उसकी मोटिवेशन को इंक्रीज करेंगे ताकि वो फर्दर बिहेवियर्स प्रोड्यूस करे। तो इसी तरह से हमारी एक चेन बन जाएगी विच इज़ नोन एज द एंसीडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंट चेन। अब इस टेक्निक को हम बोलते हैं दैट इज़ द ABC टेक्निक। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ द रीइंफोर्समेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर हुआ अंडर द थियोरी ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब वो बोलते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स या सिचुएशंस जिसकी या तो एब्सेंस से या फिर प्रेजेंस से हमारे टारगेट बिहेवियर्स की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ रिवॉर्डिंग चीज़ है, तो वो हमारे पास एट प्रेजेंट नहीं है, पर हम उसको पाने के लिए कोशिश करेंगे, हम बिहेवियर प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो हमें मिल जाए। या फिर हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके प्रेजेंस से हम उसको दूर करने के लिए कुछ ऐसे डिज़ायरेबल बिहेवियर्स प्रोड्यूस करेंगे। अब हम एब्सेंस या फिर प्रेजेंस के कंसेप्ट को जानेंगे जब हम रीइंफोर्समेंट की टाइप को फर्दर डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो हमारा रीइंफोर्समेंट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। जो हमारी प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है दिस इज़ पर्टिकुलरली रिलेटेड विद आवर बेसिक नीड, जो हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि हमारा फूड। और दूसरी साइड हमारे पास आता है दैट इज़ द सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। ये पर्टिकुलरली हमारी बेसिक नीड्स के साथ तो रिलेटेड नहीं है, पर ये बहुमूल्य तब बनती हैं जब ये प्राइमरी रीइंफोर्समेंट के साथ अटैच हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी से काम करवा रहे हैं और उसको हम पैसा दे रहे हैं, अब वो जो पैसा है वो हम उसको थोड़ी खाएंगे, बट हम पैसे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं खाना खरीदने के लिए। देखा जाए तो मनी की हमारी एक्चुअल में हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, पर वो हमारी मदद करेंगे हमारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, इसलिए उनकी वहाँ पे वैल्यू बन जाती है। उसके बाद आता है दैट इज़ द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जैसे कि हमारे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस या फिर प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर, जो कि हमारी बिहेवियर की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसने कुछ अच्छा काम किया, बढ़िया होमवर्क करके लाया और उसको टीचर से प्रेज़ मिली, ठीक है। अब वो बच्चा जो है वो उसको पता है कि जब मैं अच्छा काम करूँगा मुझे टीचर से प्रेज़ होगी, तो इसी तरह वो मोटिवेशन उसकी इंक्रीज़ होएगी किसी एक डिज़ायरेबल बिहेवियर को प्रोड्यूस करने की। और दूसरी साइड हमारे पास आता है दैट इज़ द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नाउ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आर द अनप्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग द टारगेट बिहेवियर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे भी हमारे जो बिहेवियर है वो इंक्रीज़ ही होगा, जो हमारे डिज़ायरेबल बिहेवियर्स हैं उनकी इंटेंसिटी को वो प्रमोट ही करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा काम नहीं करेगा, अब वो टीचर जो है उसको गुस्से की नज़रों से देखेगी। अब ये जो उसके गुस्से की नज़र है वो हमारी एक्ट करी है यहाँ पे रीइंफोर्सर की तरह। अब वो बच्चा उस गुस्से को दूर करने के लिए काम करेगा, तो वो यहाँ पे भी हमारे डिज़ायरेबल बिहेवियर ही प्रोड्यूस होंगे। Now the next principle is the punishment. Now punishment is the aversive or the negative consequences of the undesirable behavior. अब ऑब्वियस बात है कि जब हम कुछ भी बुरा चीज़ करेंगे, बुरा बर्ताव करेंगे तो हमें पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए जो हमारे अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उनकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए पनिशमेंट यूज़ हुई ना। अब यहाँ पे जो हमारी पनिशमेंट है सिमिलर टू दैट ऑफ द रीइंफोर्समेंट 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड होती है, दैट इज़ द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव पनिशमेंट। अब इन केस ऑफ द पॉजिटिव पनिशमेंट यहाँ पे कुछ अनप्लेजेंट थिंग
जो कि एक इंडिविजुअल के लिए बुरी है वो प्रेजेंट की जाती है, ताकि वो एक बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज़ कर दे, वो बिहेवियर वो दोबारा ना दोहराए। अब एक टीचर थी, बच्चा काम नहीं करके आया तो उसने उसको डांटा, उसको पनिश किया कि तुम बाहर जाके खड़े हो जाओ, तो ये एक किस्म की उसके लिए पॉजिटिव पनिशमेंट थी। दूसरा दैट इज़ द नेगेटिव पनिशमेंट। इसके अंदर क्या है कि हमने कोई भी एक अच्छी चीज़ एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो बहुत अच्छी चीज़ है वो उससे उन्होंने ले लेनी है, उसमें क्या है हम बुरी चीज़ ऐड कर रहे थे पहले वाले में। अब इसमें क्या है, कोई एक अच्छी चीज़ हम उससे ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बच्चा है वो काम नहीं करके आया, तो ये जो टीचर थी उसने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया कि मैंने अब इसको ऐसे शो करना है कि मैं इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती हूँ। तो वो बच्चा बोलेगा कि शायद टीचर मेरे से नाराज़ है, तो वो उसकी नाराज़गी को दूर करने के लिए फिर वो जो अपने बैड बिहेवियर है जहाँ पे वो अपना काम नहीं करके आया था उसको वो दूर करेगा। नाउ व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रीइंफोर्समेंट एंड द पनिशमेंट। अब यहाँ पे हर किसी को कन्फ्यूजन होती है। जो हमारा रीइंफोर्समेंट है इन द सिंपलेस्ट टर्म वो हमें मोटिवेट करेगा कोई भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, हमें वो करना है, ठीक है। जो पनिशमेंट है वो हमें मोटिवेट करेगा किसी भी एक पर्टिकुलर काम को ना करने में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को टीचर गुस्से से देख रहा है कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे, तो वो गुस्से वाले फेस को अवॉइड करने के लिए वो काम कर रहा है, डिज़ायरेबल बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी साइड एक बच्चा काम करके नहीं आया और उसने टीचर को आके झूठ बोला। अब उस झूठ के लिए टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया कि तुम बाहर जाके खड़े हो जाओ। अब आगे से वो बच्चा कभी भी क्लास में झूठ नहीं बोलेगा और वो हमेशा सच बोलेगा। तो यहाँ पे जो उसका अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको वो रिड्यूस करवाया। Now the next principles or the laws are the generalization and the discrimination. So generalization और discrimination हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में भी हमने पढ़ा था। तो generalization यही होता है कि जब एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई किसी एक्चुअल स्टिमुलस या स्टिमुलाई से मिलता जुलता होगा तो उसकी तरफ भी इंडिविजुअल सेम रिस्पॉन्स देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को तुमने सिखाया कि हाथ कैसे धोते हैं घर के अंदर, और खाना खाने से पहले हमने हमेशा हाथ धोने ही धोने हैं। अब वो एक इंडिविजुअल जनरलाइज करेगा वॉशिंग ऑफ द हैंड्स टू द अदर सिचुएशंस एज वेल। वहाँ स्कूल में भी या किसी और जगह पे वो जाएगा, उसको ये पता होगा कि मैंने खाना खाने से पहले हाथ धोने ही देने हैं। सो दस यहाँ पे हमारा क्या है कि डिफरेंट सिचुएशंस हैं और स्टिमुलाई है, पर इंडिविजुअल सेम रिस्पॉन्स जो है दे रहा है क्योंकि वो एक्चुअल स्टिमुलस के या सिचुएशंस के साथ मिलते जुलते हैं। दूसरी साइड आता है दैट इज़ द डिस्क्रिमिनेशन, जिसके अंदर वो डिफरेंशिएट करना सीख जाता है बिटवीन द वेरियस स्टिमुलाई विच आर अपेरेंटली सिमिलर विद ईच अदर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, एक ग्रीन है और एक रेड है। जब रेड को खाते थे वो बड़ी मीठा मीठा टेस्ट आता था, और दूसरी साइड जब वो ग्रीन को खाते थे तो कड़वा टेस्ट आता था। अब ऑब्वियस बात है जो रेड ही वो प्रेफर करेंगे क्योंकि वो उसके लिए एक रिवॉर्डिंग कंसिडर होगा, तो वो यहाँ पे क्या है वो रेड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू ग्रीन वन, और रिस्पॉन्स भी ज़्यादा किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स द रेड स्ट्रॉबेरी। वेल दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब हम जानेंगे एक बेसिक डिफरेंस क्लासिकल कंडीशनिंग एज वेल एज ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर क्या है। हमने इनमें याद रखना है दैट इन केस ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज को कंडीशन करवाया गया। वो रिस्पॉन्सेज जो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे जब हम उसके आगे कोई एक पर्टिकुलर स्टिमुलस जो है वो रख देंगे, प्लस इसके अंदर रिवॉर्ड जो है वो हमें पहले मिलेगा, जो कि हमारा था दैट इज़ द फूड, जो इवान पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा। दूसरी साइड हमारा क्या है दैट इज़ द ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसके अंदर हमारे वॉलंटरी बिहेवियर्स कंडीशन करवाए गए। वॉलंटरी जो कि ऑर्गेनिज्म के हाथ में है, वो उसको कंट्रोल कर सकता है। अब इसके अंदर क्या आएगा, रिस्पॉन्स पहले आएगा, रिवॉर्ड या पनिशमेंट बाद में आएगी। इसके अंदर क्या होगा, वो रिस्पॉन्स देगा, फिर उसको एक पर्टिकुलर रीइंफोर्समेंट मिलेगा या एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस उसको मिलेंगे। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि वो आगे अपना बिहेवियर रिपीट करेगा कि नहीं करेगा।
So this is all about the concept of the conditioning under the behaviorism school of the psychology. अब हम next lecture में मिलेंगे with the techniques that are included under the behaviorism school of psychology. तो thank you so much.